हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो लास्ट टॉपिक है वो हमने किया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या करना है हमने? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने NaCl और वाटर लिया है, इसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। तो देखो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना ली है। ये एनोड, ये कैथोड। कैथोड को नेगेटिव पोल से जोड़ा गया, एनोड को पॉजिटिव पोल से। यहाँ अपना क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो एक्वस है, यानी कि यहाँ पे क्या है अपना NaCl प्लस H2। क्लियर इतना? अब हम क्या करेंगे, जैसे ही स्विच को ऑन किया करंट आएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है ये आयंस में टूटा हुआ है और ये आयंस इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को लेके यहाँ से करंट पास होगा, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस बोला था हमने। तो यहाँ पे आयंस कौन कौन से हैं? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब हमें पता है पॉजिटिव जो आयंस हैं वो नेगेटिव के पास जाएंगे, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, और जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या स्टेप आता है? कैथोड पे हमें पता है क्या होता है? रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ये कहाँ चले जाएंगे? एनोड के पास। एनोड के पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर। ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कौन कौन से आयंस आए हैं? Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से पहले ऑक्सीडाइज कौन होगा और इन दोनों में से पहले रिड्यूस्ड कौन होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी कि इनके ऊपर जो चार्ज है उसके हटाने की पावर, और वो हमें कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन सी से? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो 11th क्लास में हमने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा था। क्लियर। तो देखो यहाँ पे Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों में से डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन का कम होता है। तो पहले क्या होगा? ये डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव पहले इलेक्ट्रॉन को गेन करके H बना लेगा। इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी चेंज। हमें पता है अकेला H एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इसी वजह से क्या होगा? दो हाइड्रोजन आपस में मिलके क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, और इसको नाम दिया जाता है सेकेंडरी चेंज। क्लियर। अब ऐसे ही इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो क्लोरीन का कम होता है। तो पहले ये डिस्चार्ज होगा, यानी कि Cl नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और क्लोरीन बना लेगा। इसको प्राइमरी चेंज। अकेला क्लोरीन एग्जिस्ट करता नहीं है, तो दो क्लोरीन आपस में मिलेंगे और क्लोरीन गैस बना लेंगे, जिसको हम नाम देंगे सेकेंडरी चेंज। तो ध्यान रखना, अगर एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है तो उसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और यहाँ से हम ये देखते हैं कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो क्या होगा? जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से एनोड से क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी और कैथोड से हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा
जो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है वो यहाँ पे क्या बना लेंगे, NaOH बना देंगे। उससे पहले हमने किया था, जैसे लेड ब्रोमाइड वाला केस हमने किया था, तो हमने क्या देखा, जो लेड है वो यहाँ पे कैथोड के पास आया था, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिए थे, और यहाँ पे Pb यानी कि उसका कुछ मास जो था वो यहाँ पे डिपॉजिट होता जाता है। क्लियर? तो वही टॉपिक आज हम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना कि जिसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, वो कैथोड पे आसपास जाके वहाँ पे लिबरेट होना शुरू कर देता है, वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू कर देता है। क्लियर? तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती हैं, जब उनमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती, यानी कि उनमें करंट जाएगा तो कुछ मास जो है सब्सटेंस का किसके ऊपर डिपॉजिट होता जाता है, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर वो डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि जब हम करंट पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे या चार्ज पास कराएंगे, तो जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो किसी एक कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। उसके बारे में सबसे पहले किसने देखा, माइकल फैराडे ने देखा 1833 में, और फिर उन्होंने अपनी 2 लॉज दी, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब हम करेंगे पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? ओके। तो देखो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है कि जितना चार्ज हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना मास यहाँ पे डिपॉजिट होगा। क्या बोला उन्होंने कि द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity passed. Clear? The mass of substance deposit at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution, या फिर थ्रू क्या बोल सकते, थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? अब मान लिया हमने W से हम डिनोट कर रहे हैं मास ऑफ सब्सटेंस, क्या वो यहाँ पे है अपना चार्ज पास, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, तो क्या बोला गया, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाते हैं Z, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्लियर? अब तुमसे बोला जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, तो हम क्या मान लेंगे, लेट जो चार्ज पास हम करा रहे हैं वो कितना है, 1 कूलम्ब। कितना आ जाएगा, क्या मान लेंगे हम उसको, 1 कूलम्ब मान लेंगे। तो जब Q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो हम क्या देख रहे हैं, Z इज इक्वल टू किसके है, मास डिपॉजिट के। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट इज इक्वल टू
mass deposit of the substance when 1 coulomb charge is passed through the electrolytes. Clear? यानी कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट इज equal to the mass deposit of substance when 1 coulomb of charge is passed through electrolytes. Clear? तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, W इज इक्वल टू जेड. क्यों? और हमें पता है करंट किसके बराबर होता है? चार्ज अपॉन टाइम. तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं. चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा? करंट मल्टीप्लाई टाइम. ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम. तो W इज इक्वल टू जेड आई टी. तो ये हो गया फैराडे फर्स्ट लॉ कंप्लीट. अब हम करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ. कौन सा करेंगे? फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है. अब फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या किया? देखो फैराडे फर्स्ट लॉ में सिर्फ सिंगल सेल थी अपने पास. ठीक है, सिर्फ एक ही सेल थी, एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल थी. फैराडे ने फिर क्या सोचा कि अगर ए सीरीज ऑफ सेल हो, यानी कि एक से ज़्यादा अगर क्या हो सेल हो, तो उस केस में क्या होगा? तो उसके लिए उसने क्या किया, जो सेल थी उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया. तो यहाँ पे हम बना लेते हैं. उन्होंने क्या किया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया. ये इसका क्या हो गया? एनोड. ये क्या हो गया? कैथोड. ये इसका क्या हो गया? एनोड. ये क्या हो गया? कैथोड. एनोड को जोड़ दिया पॉजिटिव पोल से, इसको इधर जोड़ दिया नेगेटिव पोल से, और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया. क्लियर? अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया. ठीक है, ये मान लिया हमने 1 और इसको हमने मान लिया 2. ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे AgNO3 का सॉल्यूशन लिया और यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन लिया. तो हमें पता है यहाँ पे क्या होगा? Ag डिपॉजिट होगा, सिल्वर डिपॉजिट होगा, और यहाँ पे क्या डिपॉजिट होगा? कॉपर डिपॉजिट होगा. ठीक है, इसके मास को हमने मान लिया W1, कॉपर के मास को हमने मान लिया W2. क्लियर? ओके. जो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो क्या कहता है कि अगर जो सेल्स हैं वो सीरीज में जुड़ी हैं और इक्वल टाइम में हम इक्वल करंट अगर पास कराते हैं, क्या बोला उसने कि अगर सेल्स को किस में जोड़ दिया जाए? सीरीज में जोड़ दिया जाए और इक्वल टाइम के लिए करंट पास किया जाए. ठीक है, तो जो मास डिपॉजिट होता है सब्सटेंस का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जो मास डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट मास की. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इक्विवेलेंट मास के डिपॉजिट होगा. ठीक है, इक्विवेलेंट मास के. तो इसको हम लिखेंगे कैसे? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. तो फैराडे सेकंड लॉ को हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, यानी कि एक से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, एंड इक्वल करंट इज पास्ड, और इक्वल करंट इक्वल टाइम में पास कराया जाए, देन मास डिपॉजिट ऑफ सब्सटेंस, मास डिपॉजिट ऑफ substance is directly proportional to the equivalent mass of substance. substance के equivalent mass के बराबर होगा. equivalent mass क्या होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नॉर्मेलिटी के केस में आया था. एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ. equivalent mass किसके बराबर होता है? molecular mass अपॉन एसिडिटी या फिर बेसिसिटी या पॉजिटिव वैलेंसी.
क्लियर? यानी कि एलिमेंट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो हम करेंगे। क्लियर इतना? अब इसका मैथमेटिकल करते हैं। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मास डिपॉजिट ऑफ Ag किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। इसको हम कैसे लिखते हैं, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिख सकते हैं, या फिर इसी को अगर हम ऐसे कहें तो गलत नहीं होगा, इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट डिपॉजिट, मास डिपॉजिट। क्लियर? ओके। अब मान लिया हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के केस में देखें। पहली सीरीज के लिए इक्विवेलेंट मास Ag का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास किसका, Ag का, यानी कि फर्स्ट सेल के लिए हो गया। ऐसे ही सेकंड सेल के लिए E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2। अब इनको आपस में हम डिवाइड कर देंगे, E1 बाय E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 अपॉन W2। क्लियर? अब फर्स्ट लॉ में हम जाते हैं। फर्स्ट लॉ हमारा पता था हमें क्या है, W इज इक्वल टू ZIT, ये है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, E1 बाय E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 I1 T1 Z2 I2 T2। अब हमने पहले ही बोला था कि इक्वल करंट हम पास कराएंगे इक्वल टाइम में, यानी कि जो T1 है वो T2 के बराबर होगा, T1 इज इक्वल टू T2 एंड I1 इज इक्वल टू I2। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आया है अपना, E1 बाय E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 अपॉन Z2। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि जो इक्विवेलेंट मास है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्लियर? ओके। अब यहाँ इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, E इज इक्वल टू F। यहाँ पे F क्या है, कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट। क्या है ये, फैराडे कांस्टेंट। इसको हम लिख देंगे फैराडे कांस्टेंट। अब अगर फैराडे कांस्टेंट को डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट को 1 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। तो अगर ये 1 हो गया तो जो फैराडे कांस्टेंट है इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट इज टेकन 1। तो इस टाइप से इसको हम फैराडे कांस्टेंट को डिफाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट, अब अगर देखो यहाँ पे हमने Z की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आ जाएगा अपना, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास अपॉन F। क्लियर इतना? अब जो 1 फैराडे होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 96487। इसको ओवरऑल हम 96500 कोलम्ब बोलते हैं। ठीक है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कोलम्ब। ठीक है, और 1 फैराडे क्या होता है वो अब हम देखेंगे। अब हमने देखा, देखो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना करंट लेके जाता है, चार्ज लेके जाता है अपना। ठीक है, ये तुमने देखा होगा कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के जितने, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते। अब एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके जाता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलम इतना चार्ज होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज लेके जाएगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना करंट लेके जाएंगे, कितना चार्ज लेके जाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो।
1.602 into 10 raised to power minus 19 multiply 6.022 into 10 raised to power 23। इसकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है ये, और इसको बोला जाता है 1 फैराडे, यानी कि चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। क्लियर? आ गया समझ? ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या था अपना जेड एफ। ठीक है, और जेड अब हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या था जेड क्यू, और यहाँ से जेड की वैल्यू निकालें तो डब्ल्यू अपॉन क्या हुआ आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और फैराडे की जगह 96500। ये है फैराडे सेकंड लॉ। तो आज हमने किया फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, इसको तुमने अच्छे से करना है। ओके, थैंक यू।